हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर बनाया गया है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का पार्ट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये वाला पार्ट आपके CRIS का जो JSE वाला पोस्ट निकला हुआ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कोल इंडिया के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है सिस्टम IT की, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। MPPSC के लिए भी इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोज़ हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे अपलोड करने की। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि CPU ऑर्गेनाइजेशन क्या है। CPU के ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो CPU ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या कि आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपका प्रोसेसर है, वो वर्क किस तरीके से करता है, या फिर ऑपरेशंस जो हो रहे होंगे या इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे वो किस तरीके से होते हैं। तो तीन टाइप का CPU ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपका यूज में लिया जाता है। एक होता है आपका सिंगल एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है ये एक रजिस्टर है, वो वाला रजिस्टर जिसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई प्रोग्राम जो रनिंग कंडीशन में है। एग्जीक्यूशन हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होना या रन टाइम पे वो कोई रिजल्ट हमको दे तो वो चीज़ एग्जीक्यूशन कहलाएगी आपकी। तो ये तीन टाइप है आपके। सिंगल एक्यूमुलेटर है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, और एक है आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या निकल के आता है आपका। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन सा CPU ऑर्गेनाइजेशन यूज में लिया जाता है, तो है आपका सिंगल एक्यूमुलेटर। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कोड होते हैं, कोड को कहा क्या जाता है? कोड को कहा जाता है निमोनिक्स। इनको निमोनिक्स कहा जाता है। कोड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ये एक निमोनिक्स है। तो सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड और लिखा हुआ है पीछे एक्स। एक्स जो है ये कोई डेटा हो सकता है आपका, जिसको जनरली मेमोरी वर्ड कहा जाता है। तो इस ऑपरेशन का पूरा मीनिंग क्या होगा वो एक बार हम देखें तो ये है एक्यूमुलेटर। इसके अंदर डेटा कौन सा आ रहा है? एक्यूमुलेटर का प्लस मेमोरी वर्ड एक्स। मतलब ये जो एक्स वाला डेटा था ये एक्यूमुलेटर के अंदर जो पुराना वाला डेटा पड़ा हुआ होगा उस डेटा से ऐड होगा और स्टोर वापस से कहाँ हो जाएगा? पूरा का पूरा एक्यूमुलेटर में। तो इसमें एक चीज देखो, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखने लायक जरूरी है कि एड एक्स जो हमने लिखा है यहाँ पे डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था एड वाई, तो ये वाई वाला जो डेटा है ये किधर की साइड जाएगा? एक्यूमुलेटर की तरफ जाएगा। तो इसमें होना क्या है? ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। किसके ऊपर होना है? एक्यूमुलेटर के ऊपर होना है। एक्यूमुलेटर में होना है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो यूज में लिया जाएगा या जो फिर जो मेमोरी ऑपरेंड यूज में लिया जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे वाई। तो इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होना है वो एक्यूमुलेटर के अंदर होना है। जो भी डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही रहेगा। एक्यूमुलेटर के अंदर से ही उसको डेटा को एग्जीक्यूट किया जाना है। इंस्ट्रक्शन जो होगा वो भी एक्यूमुलेटर के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जाना है। यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा कि एम ऑफ एक्स जो है ये मेमोरी वर्ड को डिनोट करता है जो एक्स एड्रेस पे स्टोर है। एक्स एड्रेस पे जो भी डेटा होगा आपका, वहाँ का जो मेमोरी वर्ड है उसको डिनोट करता है आपका एम ऑफ एक्स। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली कंप्यूटर को 2 एड्रेस, 3 एड्रेस या 1 एड्रेस फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एड्रेस फील्ड क्या होते हैं? एड्रेस फील्ड की अगर हम बात करें तो एड्रेस फील्ड दो चीज़ों के हो सकते हैं। एड्रेस फील्ड या तो हो सकता है आपका प्रोसेसर रजिस्टर का। प्रोसेसर रजिस्टर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो होता है आपका किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी को समझता है। तो इसको डिनोट करने के लिए किया क्या जाता है? जैसे बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी 0 से लेके 15 तक टोटल कितने हुए? 16। कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन कहलाता है? ये BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्यों कहलाया या BCD क्यों कहलाया ये? क्योंकि यहाँ पे 0000 4 बिट हमने यूज में लिया है। 4 बिट मिनिमम जो होगा वो 0 होगा, मैक्सिमम जो होगा वो होगा 15। तो 0 to 15 ये वाले वैल्यूज है बाइनरी की आपकी BCD के अंदर। प्रोसेसर रजिस्टर की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर रजिस्टर R0 से लेके R15, R15 तक हो सकते हैं। अच्छा, ये पता कैसे रहेगा कि कौन सा प्रोसेसर रजिस्टर है? तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम लोगों ने लिखा है R1 तो इसका बाइनरी कोड क्या होगा? 0001, तो इसका बाइनरी कोड हो गया। अगर मान लीजिए प्रोसेसर लिखा हुआ है R5 तो इसका बाइनरी कोड क्या होगा? 0101। मतलब बाइनरी के अंदर जो वैल्यू होगी वही आपका प्रोसेसर रजिस्टर होगा।
तो यहाँ पे जो 3 एड्रेस, 2 एड्रेस या 1 एड्रेस फील्ड की हमने बात की है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपकी, इसमें हो सकते हैं आपके प्रोसेसर रजिस्टर हो सकते हैं या फिर मेमोरी वर्ड हो सकते हैं। मेमोरी वर्ड कौन से होंगे, मेमोरी वर्ड अभी जस्ट हमने देखा था, जैसे एम ऑफ ए मैंने लिख दिया या फिर एम ऑफ बी हम लोगों ने लिखा, तो ये चीज़ होगी मेमोरी वर्ड। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम देखें, एग्जाम्पल 1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ये है आपका ऑप कोड, ऑपरेशन कोड जिसको कहा जाता है, या फिर वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है उसके अंदर ऑपरेशन क्या यूज में लेना होगा। तो ऑपरेशन है आपका यहाँ पे ऐड, 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं R1, R2, R3। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, R2 और R3 एज ए सोर्स काम करेंगे। सोर्स जो है इन दोनों का क्या होना है, यहाँ पे हमने देखा ऐड, तो इनका ऐड ऑपरेशन हुआ। अच्छा, ये स्टोर किसके अंदर होना है, R1 के अंदर, तो R1 अभी यहाँ डेस्टिनेशन का काम कर रहा है। इसको ऑपरेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे होना क्या है, R1 के अंदर डेटा स्टोर होना है किसका, R2 प्लस R3 का। R1, R2, R3 आपके क्या है, ये प्रोसेसर रजिस्टर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे 2 एड्रेस है, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे 3 एड्रेस है, यहाँ पे 2 एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, R1 और R2 ऐड किया है हमने, तो R1 और R2 ऐड हुए और इनका डेटा कहाँ पे स्टोर हो गया, वापस से R1 के अंदर। अच्छा, ये वाला जो है आपका, ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट जो आता है आपका, ये है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर जो एड्रेस स्पेस होगा वो 0 होगा। एड्रेस जो होते हैं वो एड्रेस इसके अंदर नहीं होते। सिंपल पुश और पॉप ऑपरेशंस जो है स्टैक के अंदर होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि स्टैक जो होता है उसके अंदर बेसिकली 2 ऑपरेशन यूज में लिए जाते हैं, पुश एंड पॉप। अच्छा, कुछ वैल्यूज होती है, जैसे टॉप ऑफ स्टैक होता है, जो वैल्यू इंसर्ट की जानी है वो टॉप में ही इंसर्ट की जानी है। अच्छा, जो वैल्यू इंसर्ट की जाएगी वो लास्ट में सबसे बाद में बाहर निकलती है। तो इसके ऑपरेशंस अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कौन से ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर, तो अगर आपने फर्स्ट इन किया है डेटा को तो वो लास्ट आउट होगा, या फिर उल्टा बोल लें कि लास्ट इन जो डेटा है वो फर्स्ट आउट होगा। तो इसको लीफो बोला जा सकता है, फिलो बोला जा सकता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसके अंदर होता है, जो पहले इंसर्ट होगा वो पहले बाहर निकलेगा। ये किसके अंदर होता है, ये होता है क्यू के अंदर। तो अगर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो पहला एग्जांपल जैसे हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पुश एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसर्ट करना है वर्ड एक्स को टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक को टीओएस कहा जाता है जनरली। तो यहाँ पे पुश एक्स जो लिखा हमने, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, कोई एड्रेस आपने नहीं डाला यहाँ पे। तो इससे होगा क्या, खाली कि आपका जो स्टैक है उसकी जो टॉप वैल्यू होगी, उस टॉप वैल्यू पे वर्ड कौन सा इंसर्ट कर दिया जाएगा, एक्स। एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें, ऐड ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो ऐड करेगा क्या कि जो स्टैक होगा आपका उसके टॉप पे जो 2 आइटम होंगे, कोई से भी 2 आइटम होंगे, उन दोनों आइटम्स को ऐड कर देगा। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी कोई सा एड्रेस हम लोगों ने यूज में लिया ही नहीं है। तो ये 3 आपके सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है जनरली, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते क्या है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है ये बेसिकली वो वाला पार्ट है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है, उसके एड्रेस स्पेसिफाई किए जाते हैं। अच्छा, एड्रेस होते कितने हैं, एड्रेस नहीं होते हैं किसी के अंदर, तो ये एड्रेस जो है, इस एड्रेस के बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। एड्रेस की अगर हम बात करें तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होंगे, 2 एड्रेस होंगे, 1 एड्रेस होंगे और 0 एड्रेस होंगे। क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं आपके, वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। या तो आपको कोई एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेप में कौन सा वाला एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो होगा उसको कंप्लीट कर लेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि a प्लस बी है, इसको 2 एड्रेस वाला कितने नंबर ऑफ साइकिल में कंप्लीट कर लेगा, या कितने इसको ऑपरेशंस चाहिए होंगे, या 3 एड्रेस वाला इसको कितने में कंप्लीट कर लेगा। तो नॉर्मल से हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, एक ही बार में ये समझ में आ जाएंगे। काफ़ी इजी सा लॉजिक इनका होता है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर देखो होगा क्या, ऑप कोड वाला पार्ट है आपका, ये ऑपरेशनल कोड कहलाता है। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 क्या क्या इनके अंदर हो सकता है, इनके अंदर मेमोरी वर्ड हो सकता है आपका, जो अभी हमने देखा था, जैसे एम ऑफ ए हुआ, या फिर प्रोसेसर रजिस्टर हो सकते हैं R0 से लेके R15 तक। अच्छा, यहाँ पे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो आपका लिया गया है वो है एक्स। एक्स के अंदर वैल्यू जो जानी है आपकी, या फिर इसको ऐसे देख लीजिए कि एक एरिथमेटिक ऑपरेशन है जो आपको कंप्लीट करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी। 2 आपके पैरेंथेसिस है जिनका जो डेटा है आपको वो मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक बार हम देखें, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो किया क्या, सबसे पहले ऐड किया। ऐड क्या है आपका, ऑप कोड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप कोड वाली लोकेशन पे तो आपका ऐड आ गया। एड्रेस 1 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया R1। R1 क्या है आपका, प्रोसेसर रजिस्टर, जिसके अंदर डेटा आपका इंसर्ट करवा रहे हैं आप। A और B क्या है, ये एड्रेस 2 और एड्रेस 3 की वैल्यूज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमने किया क्या है, A
प्लस बी की जो वैल्यू है ये कहाँ पे चली गई आपकी R1 के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे देखें हम R1 के अंदर मेमोरी वर्ड ए और मेमोरी वर्ड बी ये हमने स्टोर करवा दिया। किसके अंदर चला गया, ये प्रोसेसर रजिस्टर R1 के अंदर। दूसरा ऑपरेशन हम देखें, हमने ऐड किया है R2 प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर C और D को। R2 जो है प्रोसेसर रजिस्टर, इसके अंदर मेमोरी वर्ड C और मेमोरी वर्ड D इन दोनों को ऐड कर लिया, R2 के अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब आपकी जो वैल्यूज थी A प्लस बी और C प्लस डी की, ये R1 और R2 के अंदर आ चुकी है। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने किया क्या, मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेशन यूज में लिया, R1 और R2 का, इसको स्टोर कहाँ करवा दिया, X के अंदर। मतलब मेमोरी वर्ड X के अंदर आपने R1 और R2 का जो मल्टीप्लीकेशन था, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, R1 के अंदर तो है आपकी A प्लस बी की वैल्यू, R2 के अंदर है आपकी C प्लस डी की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करवा दिया, मेमोरी वर्ड X में। तो मतलब ये आपका एक्सप्रेशन जो था, ये एक्सप्रेशन आपने कितने नंबर ऑफ स्टेप में सॉल्व कर लिया है, 1, 2 एंड 3। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा देखो, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी पूछा जा सकता है आपसे कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सा CPU कौन सा कंप्यूटर यूज में लेता है। तो ये एग्जांपल आप खाली याद रखने के लिए देख लीजिएगा। साइबर 170 करके एक कंप्यूटर है, एक CPU है आपका, जो इस चीज़ को यूज में लेता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को वो जनरली यूज में लेता है। अच्छा, जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादातर 3 एड्रेस या 2 एड्रेस पे ही वर्क करते हैं। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज तो इसका क्या होगा कि जो ऑपरेशन है आपका, जो आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया गया है, ये काफ़ी जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 3 स्टेप में ही ये सॉल्व हो गया। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगा कि मान लीजिए आपको जो डेटा दिया गया है या फिर आपको बाइनरी के अंदर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर बाइनरी में दे दिया डेटा या बाइनरी बिट्स आपको रिप्रेजेंट करने को दी गई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिट्स हमको चाहिए होगी उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 3 एड्रेस के अंदर एक ऑपरेशनल कोड होगा आपका। ऑपरेशनल कोड कौन सा, जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके अलावा 3 एड्रेस रहेंगे, उसके अंदर से एक जो एड्रेस रहेगा आपका, 1 या 2 एड्रेस जो होंगे वो प्रोसेसर रजिस्टर भी हो सकते हैं या फिर वो मेमोरी वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है आपके। नेक्स्ट देखते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस की अगर हम बात करें, नाम से समझ आ रहा है 2 एड्रेस मतलब इसमें 2 पार्ट एड्रेस का होगा और एक वाला पार्ट जो होगा आपका ये ऑपरेशनल कोड का होगा। अच्छा, सेम जो एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे सॉल्व किया था एरिथमेटिक, वही यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा क्या। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है ये मोस्टली यूज में लिया जाता है आपके कॉमर्शियल कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं उनके अंदर सारा का सारा यही यूज में लिया जाता है। पहला वाला सिंबल अगर हम इसमें बात करें, जैसे यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार, हमने लिखा है मूव। मूव होता है डेटा को मूव करने के लिए किसी रजिस्टर में। तो यहाँ पे हमने किया क्या, ए वाला जो डेटा था ये R1 के अंदर हमने मूव करवा दिया। मतलब R1 जो है आपका ये किसकी तरह काम कर रहा है अभी, डेस्टिनेशन की तरह। ए जो है आपका ये किसकी तरह काम कर रहा है अभी, सोर्स की तरह। तो इस चीज़ को भी देख लेना या ध्यान में रखना जरूरी है कि ए जो है आपका ये सोर्स है, R1 जो है आपका ये डेस्टिनेशन है। आपने किया क्या, R1 के अंदर ए का डेटा स्टोर करवा दिया। यहाँ पे आप देखें तो R1 जो है आपका प्रोसेसर रजिस्टर, यहाँ पे आपने डेटा किसका स्टोर करवा दिया, मेमोरी वर्ड ए आपने स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर देखें तो यहाँ पे है ऐड R1 के अंदर बी। R1 के अंदर पहले से आपका डेटा है, मेमोरी वर्ड ए है, तो R1 के अंदर आपने किया क्या, मेमोरी वर्ड बी भी ऐड कर दिया। तो जो डेटा कंप्लीट हुआ है, डेटा अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ, वो वापस से किसके अंदर स्टोर हो गया, R1 के अंदर। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमने वापस से मूव किया। अच्छा, यहाँ तक का अगर आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ तक सिर्फ आपका A प्लस बी परफॉर्म हुआ है अभी। नेक्स्ट जो होगा सेम के सेम स्टेप आपको किसके लिए यूज में लेने होंगे, C प्लस डी के लिए। तो ये वाला पार्ट जो है ये किसके लिए, C प्लस डी के लिए। पहले आपने मूव किया R2 रजिस्टर के अंदर C, R2 में आपने मेमोरी वर्ड C डाल दिया। वापस से आपने किया क्या, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया R2 के ऊपर। R2 में अभी क्या है, कौन सी वैल्यू है, C की वैल्यू है। तो आपने D वाली जो वैल्यू है उसको ऐड कर दिया R2 रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमको करना क्या है कि हम A प्लस बी भी कर चुके हैं, हम C प्लस डी भी कर चुके हैं। अभी जो दोनों वैल्यूज है ये कहाँ कहाँ स्टोर है, एक आपकी R1 के अंदर स्टोर है, एक आपकी R2 के अंदर स्टोर है। तो आपको सिंपली क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने यूज में लिया वो है मल्टीप्लाई R1 और R2। मतलब R2 वाली जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, R1 के अंदर। किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, R1 के साथ ही होगी। तो R1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी है, R1 मल्टीप्लाई बाई R2।
तो यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। पहले हमने ऐड किया है मूव करके डेटा को। मूव क्यों किया? क्योंकि हमको प्रोसेसर रजिस्टर चाहिए था। प्रोसेसर रजिस्टर क्यों चाहिए था? क्योंकि हमको उस पर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मल्टीप्लाई होने के बाद डेटा आपका किस में स्टोर है? R1 के अंदर। अब इस प्रोसेसर रजिस्टर से हमको डेटा को वापस किसी मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करना है। तो हमने किया क्या? मूव ऑपरेशन वापस से यूज में लिया। R1 वाला जो डेटा था इसको मूव करवा दिया X के अंदर। मतलब मेमोरी वर्ल्ड X के अंदर अब कौन सा वाला डेटा आ गया? R1 वाला। अच्छा, इसको अगर समझे तो मेमोरी वर्ल्ड X के अंदर अभी कौन सा वाला डेटा हुआ है? A प्लस B वाला डेटा पड़ा हुआ है। मल्टीप्लाई हमने किससे किया था इसको? C प्लस D से। ये वाले जो ऑपरेशन थे ये सिंगल एक ऑपरेशन हमने बना लिया था, ये एक सिंगल ऑपरेशन बना लिया था। बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एक सिंगल ऑपरेशन बना लिया। और बाद में इस पूरे डेटा को क्या किया हमने? किसी एक मेमोरी लोकेशन पे इस डेटा को स्टोर करवा दिया। तो यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा का पूरा ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। इसके अंदर एक ऑपकोड होता है आपका। ऑपकोड क्या होगा? ऑपरेशनल कोड होगा। ऑपरेशनल कोड मतलब जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने वाले हैं एड्रेसेस के ऊपर। और एड्रेसेस क्या हो सकते हैं आपके? प्रोसेसर रजिस्टर हो सकता है या फिर मेमोरी वर्ल्ड हो सकता है। तो ये तो बात थी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वन एड्रेस नाम से समझ आ रहा होगा कि इसमें एक ऑपरेशनल कोड होगा, एक एक एड्रेस होगा आपका। एड्रेस क्या होगा इसके अंदर वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर ही यूज में लेते हैं। जितने भी डेटा का मैनिपुलेशन होना है, जितने भी ऑपरेशंस होने हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर होने हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होंगे? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है हमारा वो सेम ही है जो हमने 3 और 2 एड्रेस में देखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने किया क्या? लोड कर दिया ए को। अच्छा, ये ए जो लोड हुआ ये कहाँ पे लोड हुआ? एक्यूमुलेटर में। अभी हमने जस्ट देखा था कि जो भी ऑपरेशन होने वो एक्यूमुलेटर के अंदर होने। अब एक्यूमुलेटर में डेटा कौन सा आ चुका है आपका? ए वाला डेटा आ चुका है। ऐड ऑपरेशन हमने यहाँ में यूज में लिया है बी के साथ में। अब ऐड होना है बी। अभी जस्ट हमने क्या देखा था कि जो भी ऑपरेशन होगा किस में होगा? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में भी कौन सा डेटा है? ए वाला डेटा। मेमोरी वर्ल्ड ए जो है आपका वो एक्यूमुलेटर में स्टोर है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमने किया क्या? एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी वर्ल्ड बी। यहाँ पे हमने जब ऐड बी लिखा तो बी वाला जो मेमोरी वर्ल्ड है वो एक्यूमुलेटर के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया प्रीवियस डेटा के साथ। तो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर कौन सा डेटा है आपका? अभी एक्यूमुलेटर में आपका डेटा होल्ड करके कौन सा रखा हुआ है? ए प्लस बी। नेक्स्ट हम देखें कि एक्यूमुलेटर जो है उसके अंदर डेटा है अभी हमारा ए प्लस बी का। तो हमको पहले इस डेटा को किसी लोकेशन पे स्टोर करना होगा, तभी तो हम आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। सी प्लस डी मान लीजिए जैसे हमको परफॉर्म करना है, तो सी प्लस डी डायरेक्ट अगर हम परफॉर्म कर देंगे तो हम मल्टीप्लीकेशन फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला डेटा पहले हमको किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर करना होगा। तो हमने किया क्या? स्टोर कर दिया टी लोकेशन पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्यूमुलेटर वाला जो डेटा था वो मेमोरी वर्ड टी पे हमने स्टोर कर दिया है। अब आपका एक्यूमुलेटर खाली है, तो अब आप C प्लस डी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लोड किया वापस से C को एक्यूमुलेटर के अंदर, मेमोरी वर्ड C वाला डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऐड किया आपने D को। एक्यूमुलेटर के अंदर अभी C वाला डेटा है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर C वाले डेटा के साथ मेमोरी वर्ड D आपने ऐड कर दिया। तो एक्यूमुलेटर के अंदर अब डेटा कौन सा आ गया? यहाँ पे C प्लस डी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो C प्लस डी का डेटा आ चुका है। नेक्स्ट अब आपको करना क्या है? एक्यूमुलेटर के अंदर C प्लस डी तो स्टोर है ही पहले से। अब आपको सिर्फ इसको करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के साथ। ए प्लस बी हमने स्टोर कहाँ पे किया था? हमने इसको स्टोर किया था टी पर। तो अब करना क्या है? सिर्फ मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज में लेना है और इसको टी के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। टी के अंदर डेटा कौन सा है आपका? ए प्लस बी का। एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा है आपका? सी प्लस डी का। तो एक्यूमुलेटर वाले डेटा के साथ में टी वाला जो डेटा है वो ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई देख लीजिएगा। जो डेटा था एक्यूमुलेटर वाला वो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि एक्यूमुलेटर वाला जो डेटा था वो मल्टीप्लाई होके कहाँ पे स्टोर हो गया? वापस से एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से कि जो डेटा था वो डेटा कहाँ से कहाँ चला गया आपका, कि मल्टीप्लाई आपने किया है मेमोरी वर्ड टी जो कौन सा था? ए प्लस बी वाला डेटा था एक्यूमुलेटर के अंदर। अभी कौन सा डेटा है? सी प्लस डी वाला डेटा। ये मल्टीप्लाई होके कहाँ पे आ चुका है आपका? एक्यूमुलेटर के अंदर। अच्छा, एक्यूमुलेटर जो है इसके अंदर बाकी के और ऑपरेशन भी हो सकता है परफॉर्म करने पड़े, तो आपको एक्यूमुलेटर के अंदर से डेटा को अपने को निकालना पड़ेगा। तो आपने किया क्या? स्टोर कर लिया डेटा को एक्स लोकेशन पे। कौन सा वाला डेटा है ये? जो एक्यूमुलेटर के अंदर है। और एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा कौन सा है आपका? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। तो यहाँ तक आके आपका ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप काफी ज्यादा हैं 3 एड्रेस और 2 एड्रेस के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रोसेस रजिस्टर कौन से यूज में लिए जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस रजिस्टर नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज में लिया जाता है। जितने भी ऑपरेशंस किए जाने हैं, जितने भी मेमोरी ऑपरेंड्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके थ्रू ही एग्जीक्यूट होंगे, आपके इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका आता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जीरो एड्रेस नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जिसके अंदर एड्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। वन एड्रेस में तो आपके पास वन एड्रेस था, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास जीरो है, तो यहाँ एड्रेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने हैं वो सारे के सारे पुश और पॉप से किए जाने हैं। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन यूज में लिया जाएगा सीपीयू का, वो कौन सा होगा, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूज में लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेम जो हमने अभी तक अरिथमेटिक ऑपरेशन को कंप्लीट किया था, वही यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने किया क्या, सबसे पहले इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो स्टैक है, ये समझिएगा ऐसे कि स्टैक अभी हमारा बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। हमने सबसे पहले ऑपरेशन यूज में लिया पुश ए। पुश जो हमने किया वो कौन सी लोकेशन पे जाएगा, टॉप लोकेशन पे जाएगा। टीओएस जो है आपका ये टॉप ऑफ स्टैक है। और ये चीज़ पता भी होगी आपको, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका स्टैक होता है इसके अंदर जो भी डेटा इंसर्ट किया जाता है वो हमेशा टॉप पोजीशन पे किया जाता है। पहले चेक किया जाता है कि टॉप आपका खाली है या नहीं है। टॉप अगर खाली होगा तो उस पर डेटा को इंसर्ट कर दिया जाएगा, टॉप अगर खाली नहीं है तो हम बोल देते हैं कि स्टैक ऑलरेडी फुल है। तो पहले हमने पुश किया ए को, तो ए वाला जो पार्ट है इसको ऐसे समझिएगा कि ए आपका स्टैक के अंदर आ चुका है। उसके बाद आपने क्या किया, पुश किया बी को। तो जो पहले टॉप ऑफ स्टैक था वो खाली था, तो हमने इंसर्ट कर दिया। अब टॉप ऑफ स्टैक जो है यहाँ पे हमने वैल्यू कौन सी डाल दी, बी वाली वैल्यू। नेक्स्ट हमने किया क्या, ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड किया तो ऐड को सिंपल सी बात है कि इसको दो वैल्यू चाहिए, इसको करना क्या है, ए प्लस बी करना है। तो यहाँ पे बी और ए वाला जो पार्ट है ये अब चेंज होके कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हमको करना क्या है, हम ए प्लस बी तो कर चुके हैं, हमको सी प्लस डी करना है। तो पुश सी हमने जब किया तो यहाँ पे सी वाली वैल्यू होगी, उसके बाद पुश डी जब करेंगे तो इसके ऊपर डी वाली वैल्यू होगी। तो अब देखो ये होगा क्या, इसको ऐसे समझिएगा, ए प्लस बी हमने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे ही हम एड ऑपरेशन यूज में लेंगे तो जो सी और डी की वैल्यू थी वो भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी, और ऊपर वाली वैल्यू में क्या होगा, सी प्लस डी। अच्छा, ये जो दोनों वैल्यू है ये दो, नॉर्मल सी बात है कि जब एडिशन कर रहे होंगे तो उसको दो ऑपरेंड चाहिए जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। तो जब हमने पहली बार ऐड यूज में लिया था तो ए प्लस बी हो गया था, जब दूसरी बार हमने लिया है तो सी प्लस डी हो गया। अब हमको क्या यूज में लेना है, मल्टीप्लाई हमको यूज में लेना है। टॉप ऑफ स्टैक की अगर हम बात करें तो टॉप ऑफ स्टैक पे आपके क्या पास क्या है, सी प्लस डी। मतलब ये एक सिंगल वैल्यू होगी, ये वाली एक सिंगल वैल्यू होगी। तो अब जो मल्टीप्लाई जैसे ही आप यूज में लेंगे तो मल्टीप्लाई होते ही क्या होगा कि आपका जो स्टैक है उसके अंदर क्या होगा, ए प्लस बी वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किस वाली वैल्यू के साथ में, सी प्लस डी वाली वैल्यू के साथ में। जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो ये वाली वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी वो अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो आप लोगों ने कंप्लीट करना या कंप्यूट करना स्टार्ट किया था। अच्छा, ये वाला जो डेटा था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको आप कंप्यूट कर चुके हैं पूरे डेटा को। तो अब आपको करना क्या है, खाली इस डेटा को बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो इसके लिए ऑपरेशन कौन सा यूज में लेना होगा आपको, पॉप का। पुश ऑपरेशन जो होता है ये इंसर्ट करने के लिए होता है, पॉप ऑपरेशन जो होता है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डिलीट करने के लिए होता है, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो स्टैक हमने यहाँ पे यूज में लिया, डेटा स्ट्रक्चर जो ऑपरेशन थे हमारे वो ऑपरेशन सारे हमने कंप्लीट कर लिए टॉप ऑफ स्टैक के थ्रू। अब जो टॉप ऑफ स्टैक वाली जो वैल्यू है उस पर डेटा कौन सा है आपका, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी। आपको इस डेटा को करना क्या है, पॉप करना है एक्स लोकेशन पे। तो मेमोरी वर्ड एक्स लोकेशन पे हमने इस डेटा को पॉप कर लिया। यहाँ तक का जो पार्ट था पूरा का पूरा ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का पार्ट था। अच्छा, अगर हम बात करें जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पे जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेशंस होने हैं उन ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको रिवर्स पॉलिश नोटेशन यूज में लेना पड़ेगा। रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होता है, दो नोटेशन होते हैं आपके, एक बेसिकली तो तीन होते हैं लेकिन जनरली हम दो यूज में लेते हैं। एक होता है आपका पॉलिश नोटेशन जिसको प्रीफिक्स कहा जाता है, एक रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता है जिसको पोस्ट फिक्स कहा जाता है। तो इस पर भी हम अलग से एक वीडियो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक का जो पार्ट है ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का पार्ट था। आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है वो एक मोटिवेशन लेके आता है हम लोगों में कि ताकि हम नए वीडियोज आपके लिए जल्दी जल्दी अपलोड करते रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए जो वीडियो चाहिए वो हमको बता दीजिएगा, वैसे तो हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।